नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सारे। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट बताना चाहूँगा। मैक्स वेलगन की बात है कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उनका है जो आज उसके लिए तैयारी करते हैं। कि शिक्षा के द्वारा मतलब एक तरह से पासपोर्ट की संख्या दी गई है इसमें। तो वो बताना चाहते हैं कि जैसे अपन कल को अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को आज के दिन मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कल का दिन अपन एग्जाम के ओरिएंट से समझ के देखते हैं कि कल अपना एग्जाम है, तो उसी के लिए अपन उसमें एक्सपर्ट होने के लिए आज मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हो दोस्त। इसी प्रकार आज अपने टेस्ट सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का पहला टॉपिक है कोशिका। ठीक है, कोशिका के क्वेश्चन नंबर 1। तो कोशिका के क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। पूछ रहा है कि कोशिका के जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉजी, LOGY। और कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल। सेल और दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल से साइटो भी बनता है, इसको बनता है साइटोलॉजी। तो अपने आंसर में कौन सा हो गया, आंसर नंबर डी। और सी बोल रहा है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी किसको बोलते हैं कि अपन किसी भी जीव के बारे में, उसकी रोगों के बारे में पता करना और उनके उपचार का अध्ययन करना, उसको बोला जाता है इटियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जिसके अंदर लास्ट में लॉजी वर्ड आता है उसको अध्ययन बोला जाता है। तो इसमें पहले से प्लाज्म है तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है लॉजी है, लेकिन सीरोलॉजी की बात कर रहा है। सीरोलॉजी क्या होता है कि रक्त में अपने जो सीरम पाया जाता है और जो सीरम के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है सीरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनमें से ये जो अपने अध्ययन के बारे में पूछे जाते हैं। तो पहला कौन सा होता है, जैसे इसमें प्लान के बारे में बोला जाता है, जैसे रेशम कीट का पालन करते हैं तो उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। दूसरा है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को याद कैसे रखते हैं, मत्स्य को बोला जाता है फिश। और फिश से याद रखना फिशी कल्चर, मतलब पीसी कल्चर, ऐसे दिमाग में रहेगा। फिश से याद रखना पीसी कल्चर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी क्या होता है, एपी कल्चर। एपी में जैसे पी वर्ड है तो पी को थोड़ा सा कंटिन्यू बोल के देखना, ये मधुमक्खी से रिलेट हो जाएगा और आपको तुरंत याद हो जाएगा एपीकल्चर। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना, सेरिकल्चर और एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों। एविकल्चर। एविकल्चर किसको बोलते हैं, पक्षी पालन को बोलते हैं। और पक्षी पालन का जहाँ भी एवी वर्ड का यूज किया जाता है तो आप ध्यान रखना उसमें पक्षी से ओरिएंट की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों के अध्ययन के बारे में बात की जाती है। उभयचर और सरीसृप। उभयचर कौन से होते हैं, दोनों मल्टीपल होते हैं, जो लैंड पे भी पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हर्पेटोलॉजी। और आंखों का एक ही चीज का ध्यान रखना, ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी किसको बोला जाता है, तो आंखों से रिलेट होती है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, जैसे अब मानव की जो जनरेशन की बात होती है, जैसे पीढ़ियों के क्रमिक, जैसे जैसे वो इंसान बढ़ता जाता है उसके क्रमिक की बात की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आपके थोड़ा सा याद करने के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं, इसलिए उनका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ये देखिए कि जैसे अपन कोशिका के अध्ययन की बात कर रहे हैं, अब आगे कोशिका 2 टाइप की होती है, उसके टाइपों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है, जैसे मान लीजिएगा कि अपने कोई भी वस्तु है, जैसे तो पहले तो इमेच्योर होती है, उसके बाद में मैच्योर होती है, मतलब पहले विकसित नहीं होती है, मतलब अविकसित होती है, उसके बाद में विकसित होती है। तो अपने को अविकसित होती है ना, उसी को प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, और जो विकसित हो जाती है उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से पूछ रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक होती है, जो इमेच्योर सेल होती है, उनमें क्या नहीं पाया जाता, कोशिका द्रव्य। हर कोशिका में, कोशिका जैसे मान लीजिएगा ये कोशिका है, इसमें जो बीच में लिक्विड पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। दूसरा सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति, ये बाहर पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमेशा पाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। केंद्रक झिल्ली और एक है राइबोसोम। राइबोसोम भी अपने इसकी तरह बिखरे रहते हैं, जिनसे क्या बनता है, प्रोटीन बनती रहती है। तो ये भी पूरी कोशिका में फैले रहते हैं। और अगर मान लीजिएगा कि ये राइबोसोम नहीं होता तो इसका प्रोटीन बनने का काम नहीं होता, और कोशिका में प्रोटीन तो बनता ही है। तो इसका मतलब ये हमेशा बेसिक पार्ट है, ये हमेशा आता है। दूसरी चीज इसमें बात करेंगे केंद्रक झिल्ली। अविकसित कोशिका में न्यूक्लियस होता ही नहीं, मतलब केंद्रक होता ही नहीं है। अगर मान लीजिएगा कि केंद्रक ही नहीं है, उसकी झिल्ली कहाँ से आएगी। अगर मान लीजिएगा सेल ही नहीं होती तो इसमें फर्स्ट में भी दे रखा है कोशिका झिल्ली, अगर कोशिका ही नहीं होगी तो झिल्ली कहाँ से आएगी। वैसे सेम पार्ट में देखा जाए, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें
केंद्रक झिल्ली कहाँ से आ गई, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या है कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और अगर जिसमें पाया जाता है तो उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। तो अपने प्राकृतिक कोशिकाओं में कौन सी नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी सम्मिलित करने की बात कर रहा है इससे डी के बारे में। तो ये वर्ड सबसे पूछ रहा है कि सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिए कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आप ये देखिए कि अपने को पहले आता कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को 4 में से चारों को एक बार रीडिंग मारिए, उन चारों में से एक भी आता है उसको मैच करिए और फिर इसको देखिए। आप एक बात बताइए, आपको मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कोशिका का तो पता ही होगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जैसे आपको पता लगे कि शतुंबरकांड है जो कोशिका दुनिया में सबसे बड़ी सेल है। ठीक है दोस्तों, इसमें से अपन डी में थर्ड आंसर देखते हैं। ऐसे ए में मत देखिए, डी में आना तो डी में ये देखिए थर्ड, ये इससे होगा। ठीक है, अब इसमें से पहले देखिए कि पहली बात तो किसी में नहीं आ रहा तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि एक दूसरा ऑप्शन होता है, ये मान लीजिए यहाँ इसमें भी थर्ड दिया हुआ तो थोड़ा आगे चलना पड़ेगा ना। तो इसमें देखते हैं, फिर मान लो कि सबसे बड़ी कोशिका ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, पुरुषों में सबसे छोटी सेल शुक्राणु, और ये पादप कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका। एक चीज का और ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे इसमें बताया गया है ना कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को बोला जाता है, स्त्री जो स्त्री में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये और वैसे और क्वेश्चन आता है ना इसका, तो इसमें सबसे लंबी कोशिका का नाम भी पूछा जाए ना तो भी न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका ही है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन अपने ऑप्शन में पहले से ऑलरेडी पूछा हुआ है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो इसमें अपने पास ऑप्शन ही नहीं है कि सबसे लंबी का दिए, तो अपन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता। स्वान और स्लाइडेन दोनों ने एक कोशिका सिद्धांत दिया था। इसने तो जीवों पर रिसर्च की थी और इसने किस पे की थी, पादपों पर। और इन दोनों ने पादपों पर दोनों पर रिसर्च करके एक सेल थ्योरी दी थी, और सेल थ्योरी दी थी तो वो किस पर लागू नहीं होती, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जिनमें कोशिका पाई जाती है तो सेल थ्योरी ये बताती है कि जैसे कोशिका है, एक तो पहले से पूर्ववर्ती कोशिका से निर्माण होता है, और या फिर निर्माण होता है तो उसके सह उत्पाद से निर्माण होता है। मतलब कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है, इसलिए कोशिका का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे प्राणियों में कोशिका सिद्धांत काम नहीं करेगा जिनमें से कोशिका ही नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, कौकों में कोशिका पाई जाती है, वायरस में नहीं पाई जाती, जंतुओं में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है। तो इसलिए अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, वायरस क्या होता है, आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। अब इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि सर ये जीव नहीं है, लेकिन जीव तो है, वायरस है। थोड़े दिन पहले पेंडेमिक की बीमारी भी उसमें भी देखा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे वायरस है, वायरस एनवायरनमेंट में होता है ना तब ये निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही अपने ये शरीर के अंदर, मतलब शरीर के अंदर या बोले तो होस्ट सेल किसको बोलते हैं, जो दूसरे की सेल हो और जिसमें वो आके सर्वाइव करने लग जाए उसको बोला जाता है होस्ट सेल। अगर ये होस्ट सेल में होता है तब तो ये सजीव की तरह काम करता है। ये इधर से बात करेंगे तो सजीव हो जाएगा, और मान लीजिए कि एनवायरनमेंट पे पड़ा है तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, निर्जीव। अब सर अब ये दोनों बात होगी कि सजीव है निर्जीव भी, तो ये दोनों के बीच की योजक कड़ी होगी। जैसे अपन गंगा जमुना होती है ना, उन दोनों के बीच में आइकन लगा होता है ना, ऐसी सेम इन दोनों के बीच में सजीव और निर्जीव, उसको क्या बोला जाता है, योजक। ठीक है दोस्तों, योजक। तो इसमें योजक कड़ी के रूप में हो गया, तो आप इसको ना तो वो बोल सकते हैं कि इसमें निर्जीव है, या ना ये बोल सकते हैं कि सजीव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें प्रैक्टिकली देखा जाए बेसिकली तो इसमें सेल होती नहीं है, इसलिए इसमें कोशिका सिद्धांत काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या पादप केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। क्या केवल पादप कोशिका में कौन सा अंग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अपनी जंतु कोशिका में पाई जाती है। भाई जैसे मान लीजिएगा ये सेल है, इसके ऊपर आप भी देखते हैं कि कोशिका के बाहर जो झिल्ली लगी होती है उसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है। और कोशिका भित्ति और केंद्रक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है।
जंतु कोशिका और पादप कोशिका से आप कंपेयर करके देख सकते हैं, दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जो जंतुओं में होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्राकृतिक में हमेशा सेल वॉल पाई जाती है, एक माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, लेकिन एक्सेप्शन है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राकृतिक कोशिकाओं में हमेशा सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन अपनी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी इस बात नहीं, सेल वॉल नहीं पाई जाती। जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया खैर उसका हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका होना, उनका एग्जाम्पल कौन सा होता है, बैक्टीरिया, सेल वॉल, नील हरित शैवाल है। लेकिन नील हरित शैवाल का ध्यान रखना, ये एक शैवाल के नाम से पौधे मत समझना इनको, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो बैक्टीरिया का जो भी एग्जाम्पल होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से होगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जैसे कवक हो गया, कवक में क्या होता है, जैसे सेल वॉल पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है, उसमें से क्वेश्चन आता है किसकी बनी होती है, वो ऐसे काइटिन की बनी होती है। लेकिन पादप है, इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन क्या पूछ रहा है, पादप कोशिका में, जीव जंतुओं में अपने जो जैविक कोशिकाएं होती है ना, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, तो अपने इसमें सबसे डिफरेंट क्या हो गया, कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, ये ओनली पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का, निम्नलिखित में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। अब इस चीज से एक चीज बताऊंगा आपको कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग वो कोशिकांग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात बताइए आप, जैसे ये सेल है, इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है इसका न्यूक्लियस, जो सबसे ज्यादा काम करता है। आप ये भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल थोड़ा समझ के देखेंगे आप कि दुनिया में जितना आदमी इंपॉर्टेंट होता है ना, उसकी सिक्योरिटी उतनी नहीं होती। जैसे अपने प्रधानमंत्री हैं, एक अपन खोले, अपनी कोई सिक्योरिटी है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल अपने ऐसे घूमते हैं। क्या प्रधानमंत्री ऐसे घूम सकता है, नहीं घूमता, उसकी सिक्योरिटी होती है। ऐसे ही अपने कोशिका के जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं, डबल लेयर भी होते हैं, सिंगल भी होता है, इमेम्ब्रेन लेस भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने से पूछ रहा है कि धुरी झिल्ली युक्त, धुरी झिल्ली युक्त के लिए अपन 3 चीज ध्यान रखना आपको, जंतु और पादप दोनों की बात करते हैं अपन। तो इसमें पहले तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट किसको बोला जाता है, केंद्रक को। तो एक तो ये केंद्रक, डबल झिल्ली से युक्त कोशिका में। फिर उससे छोटा पार्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह। शक्तिग्रह क्या होता है कि अपने जो इनके लिए भोजन बनता है उसका ब्रेकडाउन यहीं से होता है, यहाँ से एनर्जी यहीं से बनती है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल झिल्ली का होता है। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊँ, जैसे पौधों में होता है, अपन जंतुओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया से भोजन बन जाता है, लेकिन जैसे पादपों में इनसे भोजन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये काम करता है हरित लवक। तो ये 3 ऐसे हो गए जहाँ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब आपको मैं एक मेम्ब्रेन लेस के बता देता हूँ, और जो बाकी बचेंगे सिंगल में चले जाएंगे। एक इसमें ध्यान रखना आप, राइबोसोम, ये बिल्कुल मेम्ब्रेन लेस होता है। इसमें राइबोसोम है ना, ऐसे पूरी कोशिका में पड़े रहते हैं, ये प्रोटीन बनाते रहते हैं, प्रोटीन बनाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अलग पड़े रहते हैं, तो ये क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा। एक ध्यान रखना आप, तारक का एक माइक्रोबॉडीज, यानी सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना, ये मेम्ब्रेन लेस होती हैं, इन पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैंने ये बताया दोहरी झिल्ली युक्त 3 कोशिकाएं हैं, कौन कौन से, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीजें हो गई ना। अब 6 चीज याद रख लिया आपने, 6 चीजों के बाद में जो भी बचता है सब सिंगल लेड हो जाएंगे, मतलब एकल झिल्ली वाले हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है परंतु क्या आरएनए में अनुपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। डीएनए और आरएनए में आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं इनमें से। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार भी इनमें 2 टाइप के पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और इनके भी 2 पार्ट होते हैं। तो आपने कभी भी डायग्राम बनाया होगा, आपने ये भी तो सुना होगा, AT डबल बॉन्ड और GC किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है अपन DNA में। ठीक है दोस्तों, अब डीएनए में ये पाया जाता है, लेकिन ये बोला है कि डीएनए में तो उपस्थित होता है लेकिन आरएनए में उपस्थित नहीं होता। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि 2 क्वेश्चन बनने की, किन किन से बॉन्ड से कौन कौन सा जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं एडेनिन, इसको बोलते हैं थाइमिन, इसको ग्वानिन, इसको साइटोसिन। लेकिन अब डीएनए की बात करेंगे अपन, भाई अपना क्वेश्चन डीएनए पे आ रहा है, तो डीएनए की बात करते हैं ना। तो डीएनए में
डीएनए के साथ जैसे ये एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है ना, तो ये टी की जगह उसमें क्या जुड़ा होता है, यूरेसिल जुड़ा होता है, बस, और कोई फर्क नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आरएनए में क्या उपस्थित होता है, यूरेसिल, और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, यूरेसिल, थाइमिन। आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता, यूरेसिल उपस्थित होता है, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थाइमिन। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था ना प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो ये दोनों पार्ट है ना, ये प्यूरिन में आता है और इनको बोला जाता है पिरिमिडिन, इन तीनों को ही बोला जाता है पिरिमिडिन। है तो नाइट्रोजन ही सारा की ना, तो नाइट्रोजन सार कौन से हो गए, ये तीनों नाइट्रोजन सार हो जाएंगे, और ये भी नाइट्रोजन सार है, होने को तो सारे ही, लेकिन ये प्यूरिन के पार्ट है और ये पिरिमिडिन के पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसके किनारे टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक चीज का ध्यान रखना कि लाइसोसोम, आपको भी पता है कि कोशिका का एक तरह से पाचन होता है, कोशिका का सफाई कर्मी बोला जाता है, ये हर चीज को डाइजेस्ट कर जाता है, और कई बार खुद इतना डाइजेस्ट कर जाता है, खुद ही फट जाता है, मतलब कोशिका को भी डैमेज कर देता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसके टूटने से बनता है, ये टूटने से बनता है गुलजिका। आपने देखा होगा कि गुलजिका ऐसे बनते रहते हैं, ऐसे रहता है ना गुलजिका, तो लेकिन यहाँ पे अगर गुलजिका की मात्रा एक्सेस मात्रा में हो जाती है ना, तो ये टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं, और जैसे ये नीचे गिरते हैं ना, ये लाइसोसोम का पार्ट बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बताऊँ तो गुणसूत्र किससे बनता है, जैसे ये डीएनए ना, डीएनए कणों में हिस्टोन प्रोटीन आता है, हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों के जुड़ने से क्या बन जाता है, गुणसूत्र बन जाता है। ठीक है दोस्तों, एक प्लाज्मिड होता है, हरित लवक की बात करते हैं, जो पौधों में या अपन भोजन बनाते हैं उनमें कलर देने की बात करता है, और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है 9, एक से अधिक राइबोसोम मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना को क्या बोला जाता है, ये हो गया राइबोसोम। और राइबोसोम के इस तरह से बहुत सारे कण यूज करते हैं, तो क्या बनता है, आपने ये भी सुना होगा ना, जैसे पॉलीथीन बनता है, तो एथीन एक पार्ट होता है, उसकी एक सिंगल है, तो उसके बहुलक बनते हैं। ऐसे ये बात कर रहा है कि अगर मान लीजिएगा कि राइबोसोम में एक सिंगल है, इसके राइबोसोम के बहुत सारे कण हो जाएंगे, तो आपको मैं एक चीज और बताते हूँ, जैसे सोम्स बोलते हैं ना, राइबोसोम के कण हो गए ना, तो कणों को सोम्स बोलते हैं। ठीक है, और या फिर आप इसको भी लगाओगे ना, इसको आप पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं। पॉलीराइबोसोम का मतलब बहुत सारे कण, लेकिन आपके ऑप्शन में पॉलीराइबोसोम नहीं है, तो इसको, इनके कणों को क्या बोल देंगे अपन, सोम्स बोलते हैं, और इनको पॉली किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे कण होते हैं इसको पॉली यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉलीसोम्स। ठीक है दोस्तों, पॉलीमर या अपने उसमें प्लास्टिक बहुलक वाले में आता है, साइटोसोम से, साइटोसोम का कोई मतलब, साइटो से सेल बनती है, सेल के बहुत सारे कण होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन इसमें पॉलीसोम से, तो इसमें किसका बहुत सारे कण होंगे, राइबोसोम के बहुत सारे कण मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसोम्स बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है। अभी आपको मैंने बताया कि जिससे अपन कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बनती है, जैसे पादपों में भी बनती है, अपने जीवों में कहाँ बनती है, और अपने उसका ये भी बताया था मैंने आपको कि वह कोशिका का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट भी माना जाता है, और वो कौन सा होता है, धुरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज और बताइए, जैसे ये न्यूक्लियस केंद्र है, ये इसको कोशिका का ब्रेन भी बोला जाता है, सारे काम ही इसी होते हैं, कौन सा कब काम करना है इसका ऑर्डर कौन देता है, इसे केंद्र, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम तो बेचारे आपको पता ही है क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद एनर्जी रिलीज करता है, जो कोशिका को मान लीजिएगा इनके पास भोजन आता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रेक डाउन करने का काम करती है, तो ये काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक होता है, जो जैसे अपने पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रीन कलरफुल देना, जैसे अपने रूट हुई, या फिर पौधों में जो फल आते हैं उनका कलर देना हुआ, या फिर क्लोरोप्लास्ट हुआ, जिससे उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरित लवक भी ये पादपों का एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब एक चीज बताइए, जो वो बोला जाता है कि जैसे कोशिका का फादर पूछ रहा है, किसको बोला जाता है, जो कोशिका के सबसे बारे में पहले किसने बताया था, उसने और कोशिका के बारे में रिसर्च करी थी, उसी को ही कोशिका का
कोशिका विज्ञान का जनक बोला जाता है। तो आपने को बताया कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने वैसे देखा जाए तो वो एक्चुअल में कोशिका की खोज नहीं की थी, उसने कोशिका भित्ति की खोज की थी। उन्होंने देखा ना, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ल्यूवेनहॉक थे, इसका क्वेश्चन आता है तो उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को, और जीवित का मतलब था एक्चुअल कोशिका को किसने देखा था? तो ये ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, जैसे मेंडल है, मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, आधुनिक कोशिका का जनक किसको बोला जाता है? आधुनिक कोशिका की बात हुई थी, वो स्वानसन की बात होगी। ठीक है, और वैसे जनरली पूछा जाता है तो किसकी बात होती है? रॉबर्ट हुक के बारे में बोला जाता है, आधुनिक की बात करेगा तो किसको? स्वानसन की बात करेंगे। और अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए.के. शर्मा को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखिए, जैसे अपन कोशिका की बात करते हैं कि सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, उसके पार्ट कितने होते हैं, उसके कोशिका कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोशिका, अभी कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किए थे तो अपन बोलते हैं कि कोशिका है ना, पूर्ववर्ती कोशिका के निर्माण से या उसके सह प्रोडक्ट से ही उसका निर्माण होता है। तो आप कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन कैसे होता है? दो तरीके से ना कोशिका का विभाजन होता है। एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, एक तो होता है कि जिसका विभाजन ही ना हो, और एक होता है कि विभाजन से ही बनती हो। तो जिसका विभाजन नहीं होता है ना, उसको बोला जाता है असूत्री विभाजन। और ये पहले पूछ रहा है कि बिना विभाजन के, तो इसको बोला जाता है असूत्री विभाजन। लेकिन अब दूसरी बात होती है कि सूत्री विभाजन, मतलब जो विभाजन से, इनमें तो डिवाइड होता ही नहीं है, कोशिका टूटने से, कटने से, कैसे भी निर्माण होता है। लेकिन क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, और न्यूक्लियस विभाजन के अंतर्गत हमेशा मेन भूमिका किसकी होती है? न्यूक्लियस की होती है। लेकिन इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कि अर्धसूत्री, एक समसूत्री। समसूत्री में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उस गुणसूत्रों की संख्या 6 है, तो उसमें से सेकंड जो उनकी जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 ही रहेगी, लेकिन कोशिका कितने बन जाएंगे? 2। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2n। ठीक है, ये किसका हुआ? समसूत्री। ठीक है दोस्तों, एक बोला जाता है अर्धसूत्री। तो यहाँ पे क्या था? असूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री में क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा एक कोशिका है, तो उसमें से 4 कोशिकाएं हैं उसके पास, 4 गुणसूत्र हैं, तो 4 में से हर कोशिका में कितने आएंगे? 2-2। समसूत्र में कितने आ रहे थे? 4 के 4। अर्धसूत्र में कितने आएंगे? 2-2, मतलब आधे। लेकिन ये आधे आधे तो आएंगे, जैसे मान लीजिए 2, लेकिन उसमें कोशिका का निर्माण कितना, फॉर्मेशन कितनी होती है एक कोशिका से? इसमें 4, तो इसको क्या बोल देंगे हम? 4n। अर्धसूत्री का फॉर्मूला होता है 4n, और समसूत्री का कोई नहीं होता है, क्योंकि समसूत्री में कोशिका, समसूत्री में क्या होता है, जैसे विभाजित होती है ना, उसको बोला जाता है 2n। समसूत्री में सेम के सेम आते हैं 2n, अर्धसूत्री में 4n, और असूत्री में विभाजित ही होता है, अपने हिसाब से कट-पट के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बोलते हैं? कोशिका गुणसूत्र में बिना विभाजन के कोशिका विभाजन, और बिना विभाजन वाले क्या बोलते हैं? असूत्री। ठीक है दोस्तों, अब कोशिका का विभाजन आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी मान लीजिए कि कोशिका के संख्या दे दे आपको, और पूछ ले कि समसूत्री कोशिका में तो उससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी, आपको मान लीजिए 15 दे देता है, तो उनसे आप जस्ट कैसे गुणा कर दोगे? 15 गुणा 2, n का मान कितना होगा? 15, जस्ट डबल कर दोगे। और अगर मान लीजिएगा कि अपने को अर्धसूत्री की बात करता है और वही 15 सेल दे रखा है, तो क्या करोगे? 15 × 60। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें है ना, आप ये भी ध्यान रखना, जैसे आपको ये नाम दे रखे हैं ना, जैसे माइटोसिस है, एमाइटोसिस है, मियोसिस। अब मियोसिस ये ध्यान रखना, कई बार है ना असूत्री समसूत्री का नाम नहीं देता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है दोस्तों, आगे चलता है। इसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आपको पता है कि सबसे पहले जैसे ये सेल है, इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? न्यूक्लियस। इसका राइट है, बहुत बार बता दिया मैंने। सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये गोल्गी क्या करता है? जैसे कोई ये राइबोसोम पड़े रहते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रैपेजुलस। इसका निर्माण करता है ना, तो इसके सफाई, मतलब एक तरह से पॉकेट बोलते हैं इसको। एक होगी अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है? कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि जैसे ये सेल है, ठीक है दोस्तों, तो एक सेल से इनके बीच में जो ट्रांसफर करने का वो होता है ना, ये झिल्ली का ही काम होता है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका में भोजन बना, अगली कोशिका में जाएगा। ऐसे तो एक बात होता है कि यहाँ से अगर इसमें से भोजन ट्रांसफर हो रहा है तो पूरा ट्रांसफर हो जाए। ये कोई आदमी थोड़ी है कि मैं तेरे को थोड़ा सा कम दूंगा, अपना माइंड काम कर रहा है, भाई ये सेल है।
तो सेल में ये है ना, ये पूरा ट्रांसफर हो, अगर मान लीजिए ये पूरा भोजन ट्रांसफर हो जाता है तो फिर ये कोशिका तो डैमेज हो जाएगी। इसी बीच में कुछ पार्ट आए कुछ पार्ट नहीं आए, इसके लिए अपन इसमें एक जालिका लगी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतःपृथ्वी जालिका। इसके बीच में अर्धपारगम्य कैसा काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ भोजन यहीं इधर रुक जाता है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है, तो दोनों सेल जिंदा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, कोशिका का शक्तिग्रह है, भोजन का निर्माण करता है। और भोजन का निर्माण कैसे होता है, तोड़ने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन। अगर मान लीजिएगा कि ऑक्सीजन आपके पास हो लेकिन तोड़ने वाले नहीं हो, तो एनर्जी रिलीज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये काम कौन कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो भोजन का टूटने की प्रोसेस नहीं होगी। टूटने की प्रोसेस को सेंशन क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नीचे देखते हैं, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन छोटी आंत करती है। अगर यही काम माइटोकॉन्ड्रिया करने लग जाए, छोटी आंत क्या करेगी, अवशोषण क्या करती है, बड़ी आंत करती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका ये फलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। आपको मैंने बताया था ना कि पहली बात तो हरित लवक है। हरित लवक क्या करता है, कोशिका में कलर देने का काम करता है। लेकिन कलर देने में इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीन है इसके, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तो क्या होता है, इसे रंगीन है, ये कोई कलर नहीं देता, ठीक है। मल्टीपल कलर, जितने भी कलर आते हैं वो देता है। एक क्लोरोप्लास्ट है, ये कौन सा देता है, ग्रीन। मल्टीपल वाला है ना, ग्रीन को छोड़ के सारे कलर देता है, ठीक है दोस्तों। एक होती है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के बारे में पहले बता देता हूँ आपको। टोनोप्लास्ट क्या होती है, जैसे रिक्तिका है ना, वैक्यूल्स है। जैसे मान लीजिएगा कि पौधा भोजन बनाता है, सूर्य के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कई बार बारिश का मौसम होता है तो ऐसे तो फिर सूर्य आता नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो इस प्रकार से तो पौधे ना भोजन बना नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि इतना पहले से स्टोर रखते हैं कि अगर एक दो दिन अगर लाइट नहीं भी आते तो उनका काम चल सके। तो वो जो भोजन का स्टोर रखते हैं, और जहाँ स्टोर रखते हैं उसी को ही तो क्या बोला जाता है, रिक्तिकाएं बोला जाता है। और जंतु कोशिका की तुलना में पादपों में जो रिक्तिकाएं होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रिक्तिका है ना, इसके ऊपर जो भारी जो एक तरह से झिल्ली होती है, उस झिल्ली को जो सुरक्षा कवच देती है ना झिल्ली, उसको क्या बोला जाता है, उसी को है ना टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। टोनोप्लास्ट क्लियर हो गया क्या, तो इसका तो कलर देने से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आंसर में तो क्या हो गया, एकदम बिल्कुल गलत, ठीक है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हमेशा ग्रीन कलर देता है, आपको भी पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही काम देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कलर की बात में ये भी गलत हो गया। और एक ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देता। जैसे ये अपने जड़ होती है ना, जड़ों में ये काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने स्टोर, एक अलग काम है, जैसे स्टोर करना इनका काम नहीं होता है। लेकिन अब इसे अपन कलर की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के कलर देता है। तो आप एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसमें पूछा था कि क्या क्लोरोप्लास्ट है जो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अब आप समझ रहे हैं कैसे, और बदलता भी, लेकिन क्रोमोप्लास्ट है जो क्लोरो में चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिएगा कि इसका मतलब ये है कि ग्रीन कलर है ना, किसी भी रेड वगैरह किसी में भी चेंज हो जाए। आप देखिए जैसे अपना टमाटर है, पहले हरा होता है, ठीक है, और बाद में कैसा हो जाता है, रेड। और हरा किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। भाई हरा कलर कौन सा देता है, क्लोरोप्लास्ट। और फिर बाद में वो रेड में चेंज होता है, वो कौन देता है, क्रोम, ठीक है। इससे भी नहीं समझ आए, मिर्च से देख लीजिए आप, हरी मिर्च होती है, बाद में रेड बनती है, कैसे होती है, क्लोरो से क्रोम, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि रेड मिर्ची थोड़े दिन बाद आप देखो ग्रीन हो जाए, होती है क्या, ऐसा नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट से चेंज नहीं होता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको इससे पहले एक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बैक चलना चाहेंगे अपन। जैसे मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में क्वेश्चन बताया था ना, इसी थोड़ा दिमाग में है, जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन बताना है उससे रिलेटेड। आप ये देखिए कि जैसे ये समसूत्री विभाजन हुआ ना, और एक है अर्धसूत्री। अगर मान लीजिएगा अपन यहाँ पे चोट लग गई,
ठीक है। और यहाँ से कोशिका का निर्माण होता है, तभी तो कवर होती है। आप मुझे इतना सा बताएं कि इसमें ना आप समसूत्री विभाजन देखना चाहेंगे या अर्धसूत्री विभाजन? ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन मैं आपको ना पहले मेरा आंसर बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे अपने कोशिकाओं में होता है ना, आपको गुणसूत्र होते हैं 22 + XY, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये 22 के 22 जैसे मेरे गुणसूत्र है, तो अगले पीढ़ी में भी सेम 22 ही आते हैं, लेकिन अब चेंज किस में होता है, X और Y में, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज सेम प्रोडक्ट लानी होती है ना, तो सेम है किसका, समसूत्री विभाजन, क्योंकि जैसे इसमें 4 गुणसूत्र होते हैं, 4 के 4 ही नीचे आ जाते हैं, मतलब सेम, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें 4 प्राप्त होती हैं, इसका XY, दूसरे का जैसे फीमेल होते हैं उसका भी XY, ठीक है। ये क्या करता है, अलग अलग कोशिकाएं बनती है, जैसे इनके इसके 2-2 के पार्ट 4 बनते हैं ना, इसके 2 बन गए, इसके 7 बन गए, इसके 7 बन गए और इसके 7 बन गए, तो XY हो गया, फिर इसका XY XX हो गया, ऐसे 4 बनते हैं ना पूरे। तो इन वाले में अर्धसूत्री विभाजन में हमेशा परिवर्तन होता है, ठीक है। इससे अर्धसूत्री विभाजन को हमेशा आप याद रखें, ये परिवर्तन, और ये समसूत्री विभाजन वाले में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अपने भी गुणसूत्रों में क्या होता है, 22 तो ना सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। अपने जो थर्ड वाला होता है ना 23 XY वाला, उसमें चेंजेज होता है। तो उसमें तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें, जनन कोशिकाओं में, वो जैसे एलोसोम में उसे वो आते हैं ना, इस टाइप में। आप इतना सा ध्यान रखना कि जिसमें भी परिवर्तन होता है अर्धसूत्री विभाजन की बात करेगा, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता समसूत्री विभाजन की बात करेगा। अब इसमें ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए अपने चोट लग गई ना, अब अपने को ऐसा तो है नहीं कि सर मेरे तो यहाँ स्किन ऐसी है, अब भगवान करे दूसरे कलर किया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अपने को सेम चाहिए ना, उसमें सेम कवर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर चोट लगने पे समसूत्री विभाजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आप भी देखेंगे कि थोड़े दिन बाद में बिल्कुल एकदम कवर होती जाएगी, सेल बनती जाएंगी, थोड़े दिन बाद वैसा पता लगेगा अपनी लगी नहीं, ठीक है। तो सेम चीज लाने के लिए समसूत्री विभाजन, अब चोट वगैरह कहीं भी लगती है तो वहाँ कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और जैसे हमारे जनन कोशिकाएं होती हैं, विभिन्नताएं होती है, वेरिएंट होता है, कोशिका का विभाजन होता है, जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ अर्धसूत्री विभाजन का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की अपनी जो सेल की क्लास थी वो बिल्कुल एकदम फिनिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। और आप थोड़ी सी इसमें जैसे मान लीजिए कि अपन टेस्ट सीरीज करते हैं ना, उसके एक्सप्लेन को बिल्कुल गौर से सुना करो, और जहाँ भी आपको कमी लगती है फिर आप अपने को कमी को सुधार की जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।